नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो हमारे देश का पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन हमारे देश से ही कुछ दूर पर बसा हुआ एक देश है जिसका नाम है ईरान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान और भारत दोनों एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। ईरान देश 31 प्रांतों से मिलकर के बना हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के अंदर जो शासन चल रहा है, राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति अली खेमनेई के नाम से जाने जाते हैं। ईरान हमेशा से रूस का समर्थक रहा है और अमेरिका के खिलाफ रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे ईरान देश की। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर ऐसे बन रहा होगा कि ईरान कैसे इस दुनिया की बड़ी-बड़ी खबरों में शामिल हो रहा है? ईरान की चर्चा क्यों की जा रही है? तो मैं आपको सबसे पहले ही बता दूँ कि ईरान के अंदर बहुत भारी तादाद में बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग, नौजवान सभी सड़कों पर उतर रखे हैं, वहाँ की सरकार को हटाने के लिए। इसके पीछे का कारण क्या है, वो आज हम ज़िक्र करेंगे। इसके साथ-साथ ईरान के छोटे से इतिहास की भी ज़िक्र करेंगे। इसके साथ-साथ 2022 में एक लड़की की मौत हुई थी, जिसके कारण इन समर्थकों को उग्र भीड़ देखने को मिल रही है। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इस पर ट्रंप के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ-साथ हम भारत देश के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं पर भी बातचीत करेंगे और आने वाले समय पर इस पर क्या असर पड़ेगा और ईरान की क्या सत्ता रहेगी या चेंज हो जाएगी, यानी कि खेमनेई की सत्ता बचेगी या अमेरिका के द्वारा खेमनेई की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इस पर भी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ ईरान का, जिसके द्वारा आप प्रदर्शनकारियों की लोकेशन आप समझ पाएँगे और यहाँ की आबादी कहाँ पर कितने परसेंट योगदान कर रही है, उसको भी आप इस मैप के थ्रू ही समझ पाएँगे। ये रहा आपके सामने ईरान का मैप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। अगर इस देश की जनसंख्या की मैं बात करूँ तो न्यूज़ एजेंसियों के आंकड़े के अनुसार अगर कहा जाए तो ईरान के अंदर लगभग 8 से 9 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें कि कई प्रकार के धर्म के लोग, कई प्रकार की जाति के लोग निवास करते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहने वाली है जिसका 60 से 70% का योगदान है, वो है फ़ारसी, यानी कि पारसियन लोग, जो कि ईरान के उत्तरी इलाके में रहते हैं। उत्तरी इलाके यदि आप समझ पा रहे होंगे तो जैसे तेहरान है, शिराज है, इंफ़ान है, मशहद है, इन जैसे इलाकों में ये लोग निवास करते हैं। इसके साथ-साथ अगर नंबर दूसरे पर अगर बात करें तो अज़रबैजानी लोग निवास करते हैं। अज़रबैजानी लोगों के परसेंटेज पर अगर देखा जाए तो 15 से 20% लोग ही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर-पश्चिम वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ पर जैसे तबरीज़ पड़ जाता है, अरदबिल पड़ जाता है, उरूमिया पड़ जाता है, इन सारे इलाकों में अज़रबैजानी लोग निवास करते हैं। और छोटे-छोटे परसेंटेजों में अगर हम बात कर दें, कुर्द के लोग रहते हैं, जिनकी 10% की ही आबादी यहाँ पर योगदान करती है। ये लोग ईरान के पश्चिम में रहते हैं, जहाँ पर जैसे कि खासकर पड़ जाता है कुर्दिस्तान प्रांत, है ना? मारीवान जगह पड़ जाती है, कोमार्न शाह पड़ जाती है, तो इन जैसे इलाकों पर ये कुर्द वाले लोग रहते हैं। इसके साथ और भी प्रकार के लोग रहते हैं। बलूच लोग भी रहते हैं, जो बलूचिस्तान प्रांत में रहते हैं, जो ईरान के दक्षिण-पूर्व इलाके का हिस्सा है। इसमें लगभग ये लोग 2 ही % अपना योगदान दे पाते हैं। और अरबिक बोलने वाले यानी कि अरबी भाषा बोलने वाले लोग लगभग 2% की आबादी अपना योगदान करते हैं इसमें, जो दक्षिण-पश्चिम इलाकों में जैसे खुजिस्तान प्रांत में ये लोग निवास करते हैं। इसी के साथ-साथ आप ईरान की पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में भी थोड़ा-सा नज़र डालिए, जिससे आपको ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को समझने में आसानी मिलेगी। तो अगर हम देखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी है जो सबसे नंबर 1 पर आती है। इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी है जो कि इस्लाम की विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ती है। इसी के साथ अगर दूसरी बात करें तो रिफॉर्मिस्ट पार्टी है, जो कि क्या काम करती है, सुधारवादी विचारधारा यानी कि चेंजमेंट विचारधारा को आगे बढ़ाने में कामयाब करती है, जिसके प्रमुख लीडर मोहम्मद खातमी और हसन रूहानी लोग जैसे शामिल होते हैं इसमें। इसके आगे हम बात करें तो सबसे नंबर 3 पर आने वाली पार्टी है कंज़र्वेटिव पार्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज़र्वेटिक्स भी बोलते हैं। इस कंज़र्वेटिव पार्टी के सबसे प्रमुख नेता अली ख़ामनेई हैं, जो कि क्या हैं, वहाँ के आजकल राष्ट्रपति भी हैं। ये आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं ईरान के थोड़े-से इतिहास पर, जिले क्रम टू क्रम में आपको समझ आएगा कि ईरान में आज प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान को हम पहले के ज़माने में पारसिया के नाम से जानते थे। ईरान के अंदर कई प्रकार के साम्राज्य आए थे। उन साम्राज्यों में से मुख्य साम्राज्य हैं जैसे कि अक्काद साम्राज्य, असीरियाई साम्राज्य, मीडियन साम्राज्य। इसके साथ अखमेनिद नाम का साम्राज्य था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके बारे में किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं काजार वंश के शासन के बाद की कहानी से। काजार वंश का जो शासन था वो 19वीं सदी से शुरू होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ईरान का जो पश्चिमी इलाका है उस पर आंदोलन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण काजार वंश के जो शासक थे उनके द्वारा पश्चिमी इलाके से भी संधि करनी पड़ जाती है। संधि के बाद ईरान में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। यहीं से संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत ईरान के अंदर होती है। इसके पहले राजा शासन, साम्राज्य शासन, इस प्रकार के शासन चलते थे। काजार वंश के द्वारा ही
यानी कि 1906 से लेकर 1911 के बीच में ही संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत होती है ईरान के अंदर। इसके बाद 1925 में रज़ा शाह पहलवी का शासन आ जाता है, जो कि ईरान को आधुनिकीकरण की राह पर ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि 1980 से लेकर 1988 के बीच में इराक और ईरान के बीच एक युद्ध होता है, जो कि बहुत लंबा युद्ध होता है, लगभग 8 साल का यह युद्ध चलता है। यह युद्ध में बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग बेघर होकर के विस्थापित हो जाते हैं अन्य देशों में। इसके बाद साल आता है 2015 का। 2015 में जब एक न्यूक्लियर डील होती है, तो उस डील के बाद ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलती है। यानी कि आप जान गए होंगे कि ईरान के ऊपर पहले से ही प्रतिबंध लगाए जा रखे थे, कभी अमेरिका के द्वारा, कभी रसिया के द्वारा, कभी जापान के द्वारा, कभी ब्रिटेन के द्वारा, कभी फ्रांस के द्वारा। तो जो ये डील होती है, ये ईरान और P5+1 देशों के बीच एक न्यूक्लियर डील होती है, जिसको हम JCPOA के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्ट। इस डील के तहत ही इसको सैंक्शन से हटाया जाता है। उस टाइम पर यूएसए के राष्ट्रपति होते थे ओबामा, उनके द्वारा ये सैंक्शन हटाए जाते हैं। लेकिन कुछ समय बीतता है, कुछ समय के बाद ये जो जुलाई 2015 में ये डील साइन होती है, इस डील से अमेरिका 2018 में हट जाता है। उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शांतिपूर्ण बनाने को हटा करके वो इस पर सैंक्शन लगा देता है वापस। यानी कि आप जान गए होंगे कि उस टाइम पर कार्यकाल ट्रंप का ही था वहाँ पर। कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो आज प्रदर्शन ईरान में देखने को मिल रहे हैं, इन प्रदर्शनों की नींव तो 2022 में ही रख दी गई थी, जब 2022 में ईरान में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। महसा अमीनी की हत्या हुई थी, यानी कि महसा अमीनी की मौत हो गई थी। किसी कारणवश, बीमारी के कारण बताया जा रहा है कि बीमारी के कारण उसकी मौत हुई थी। उसके मौत के पीछे का कारण ये है कि कहा जा रहा है कि महसा जो अमीनी थी, वो एक कुर्द युवती थी और उन्होंने हिजाब के नियमों का उल्लंघन किया था। इसके कारण वहाँ की जो पुलिस थी उनको पकड़ लेती है, उनको थाने ले जाती है, थाने में उनके साथ मार पिटाई होती है, मार पिटाई के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। जब वो बॉडी को उनके फादर के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटी के ऊपर कई सारे खूनी निशान बने हैं और उसको मारा पीटा गया है। जब ये बात मीडिया में आती है, तब देश भर के अंदर बड़ी भारी तादाद में प्रदर्शन होना शुरू हो जाते हैं। किसको लेकर? हिजबा के नियमों को उल्लंघन को लेकर। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, हिजबा पहनना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आज यहाँ पर दिसंबर महीने के लास्ट सप्ताह, यानी कि 2025 के लास्ट सप्ताह में ही यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिए गए थे। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अमेरिका के द्वारा इन आंदोलन को जोर दिया जा रहा है। उसका कहना यह है कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर अभी अटैक किया है, उस अटैक से दुनिया का ध्यान हट जाए और ईरान पर दुनिया का ध्यान आ जाए। तो यहाँ पर ये जो सरकार खेमनई की है, इनको तख्ता पलट करके अमेरिकी समर्थन सरकार को यहाँ पर चलाया जाए। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के और कई सारे कारण हैं, जिनमें से आर्थिक परेशानियाँ, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का गिर जाना, जीवन स्तर में गिरावट आना, ये सब कई सारे कारण हैं इनमें। इसी कारण से यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी और कई सारे कारण हैं, जैसे कि राजनीति में असंतोष है, खिलाफ वाली पार्टियों के द्वारा इस पर आंदोलन को बढ़ावा दिया जाना, अमेरिका के ट्रंप के द्वारा यहाँ पर फंडिंग किया जाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाना। ये कहा जा रहा है कि सरकार व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, यानी जो बंदा बोल पा रहा या पहन पा रहा है या कहीं जा पा रहा, इस पर सरकार डिसीजन देगी कि आपको क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ रह करके कैसी बात करना है। यहाँ की सरकार ये सब चीज़ों की डिसाइड करती है। तो लोगों का कहना है कि सरकार की नीतियाँ, जो सरकार की नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ ख़राब हैं। इन नीतियों को चेंज करने के लिए हमको सरकार को ही बदलना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि खेमनई की सरकार को उलट फेर करके यहाँ की सत्ता को गिराया जाए और दूसरी सरकार नई लाई जाए। कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर छोटे आंदोलन हो रहे थे। लास्ट सप्ताह में, यानी कि 2025 के लास्ट सप्ताह में ईरान के अंदर छोटे मोटे आंदोलन शुरू हो गए थे, धरना देना शुरू हो गया था। लेकिन ईरान के अंदर आंदोलनों को इतना बड़ा बढ़ावा मिल जाना, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ, इतने जन समाज का लोग, बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोगों को सड़क पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे का कारण सरकार को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब 28 जनवरी 2026 के दिन पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल दोनों को बैन कर दिया गया, दोनों बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई मीडिया बाहर दूसरे देशों में या इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज ना कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैकआउट, यानी कि पूरा नेट बंद कर दिया गया
और लाइट ऑफ का आदेश दे दिया गया, पूरे देश में लाइट ऑफ रहेगी। इस प्रकार की कार्यवाहियों की वजह से रात में बाहर आना मुश्किल हुआ, लेकिन रात में भी रैलियां निकाली गई। इसी के और यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ईरान के झंडे को भी जलाया जा रहा है, और कुछ लोगों के द्वारा ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जैसे खामने की मौत, यह खून का साल है, सैयद अली गिरेगा, रेजा पहलवी लौटेगा। इस टाइप के आंदोलन में इस प्रकार के कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर नारेबाजी भी लगाया जा रहा है, जैसे कि तेहरान, सादाताबाद, जनताबाद, मशहद, इम्फाल, सिराज, किरमानशाह आदि में यहाँ पर कुछ दंगे भी हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। कहा जा रहा है, कुछ न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक लगभग 538 लोगों की मौत हो चुकी है, और लगभग कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को पुलिस कस्टडी में ले ली है। कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है, मौत का आंकड़ा है, ये सरकार के द्वारा पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। इसके साथ-साथ और भी ज़्यादा संख्या है, लेकिन सरकार अपने नियमों का पालन करके या अपने आप को कम दिखा करके या अपने आप को बचाव करते हुए यहाँ पर इन संख्या को कम दिखा रही है। और इसके साथ-साथ अमेरिका की तरफ से बयानबाजी में ट्रंप के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर खेमनई के द्वारा इस प्रदर्शन पर किसी भी प्रकार की गोली बारूद चलाया गया या हिंसा या किसी भी प्रकार के डंडा से या मारपीट की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो अमेरिका ईरान के अंदर डायरेक्ट एक्शन कर सकता है। लेकिन इसी के खिलाफ में ईरान के राष्ट्रपति खेमनई के द्वारा जवाबी कार्रवाई में ये कहा गया कि अगर अमेरिका डायरेक्ट एक्शन ले लेगा तो इजरायली फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ में ईरान कुछ भी बड़ा कदम ले सकता है। इस पर दुनिया को चिंता करने की ज़रूरत है। तो क्या वेनेजुएला के अटैक होने के बाद जैसे दुनिया चारों तरफ से देख रही है कि उसके साथ कोई देश खड़ा हुआ नहीं है, तो क्या ईरान एक परमाणु शक्ति देश नहीं होने के बावजूद भी क्या ईरान अमेरिका से लड़ जाएगा? और इधर इजराइल जो अमेरिका पपटू देश बना रखा है इजराइल, तो इजराइल क्या अमेरिका का साथ देगा? 13 जनवरी 2026 के दिन ईरान का हाल अभी भी तनावपूर्ण ही है। प्रदर्शन 17वें दिन में पहुंच चुके हैं। शुरू से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। इसलिए सही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन इसी के साथ-साथ जो वहाँ के विरोधी ग्रुप्स हैं, विरोधी पार्टी है जो, वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं और वहाँ के प्रदर्शन कंट्रोल से बाहर हैं। इसी के साथ-साथ तेहरान और शिराज में हड़तालें भी की जा रही हैं और रात में रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। एक बड़ी घटना वहाँ पर ये हो जाती है कि जब 26 साल के प्रदर्शनकारी को एक वहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के दिन उस व्यक्ति को प्रदर्शन करने के आरोप में फांसी दे दी जाएगी। इसी के साथ-साथ ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बातचीत के लिए हमारे से संपर्क किया था, तो हमने उनको चेतावनी दे दी है कि अगर हिंसा हुई तो हम स्ट्राइक कर देंगे। इसके साथ-साथ ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि आइए, हम युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी में ऐसा है। इन प्रदर्शनों के साथ-साथ रूस के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। उसका कहना है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये गलत प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस पर कुछ अमेरिका का हाथ हो सकता है। इसी के साथ-साथ आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुँचा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।